इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि इंडियन पॉलिटी शुरू कहां से होती है? सबसे पहले शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के दो पार्ट हैं, कुछ अंग्रेजों के अंडर में बना, कुछ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया, किस तरह से बनाया, फिर कैसे हमारी पार्लियामेंट वर्क करती है, कैसे लोकसभा, कैसे राज्यसभा, कैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर हमारी काउंसिल जो मिनिस्टर्स की होती है वो किस तरह से काम करती है। फिर स्टेट्स पे जाएंगे, धीरे धीरे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ेंगे, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पढ़ेंगे, धीरे धीरे पूरे इंडियन पॉलिटी को कवर कर लेंगे। इस सीरीज के बाद इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप उसको करने के योग्य हो पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपके लिए सीरीज। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? यह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बताएगा कि बेसिकली हमारा भारत का संविधान, हम सब जानते हैं, देखिए भारत का संविधान ही से पढ़ाई शुरू होती है इंडियन पॉलिटी की, लेकिन इंडियन पॉलिटी के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में क्या जाना पड़ेगा? हम सबको पता है कि भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले मुगल राज कर रहे थे। तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो अंग्रेज एक कंपनी बन के आए थे। क्या बन के आए थे? कंपनी बन करके आए थे। और उस कंपनी ने क्या किया? धीरे धीरे बिजनेस करना शुरू कर दिया। कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करती थी, बिजनेस से जो टैक्स इकट्ठा होता था उसमें से कुछ रेवेन्यू क्या करती थी? वो अंग्रेजों को दिया करती थी। ठीक है, यानी अंग्रेजों को मतलब अंग्रेज में जो राजा वगैरह की सरकार थी, वहां पे जो किंग थे, उनको दिया करती थी एज अ टैक्स। लेकिन धीरे 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 इंग्लैंड में क्या देखा गया? इंग्लैंड में देखा गया कि भाई जो कंपनी राज करने जा रही है, इंडिया के ऊपर जो राज कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी धीरे धीरे इनका टैक्स कमाने लग गया। और कुछ टाइम बाद तो ऐसा हुआ कि कंपनी घाटे में चली गई उसके बाद जाकर के। ठीक है, कंपनी अगर घाटे में चली गई, टैक्स वहां से आ नहीं रहा, लेकिन जो कंपनी के अधिकारीगण हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं। अब क्या सिस्टम है भाई कि कंपनी नुकसान में जा रही है, अधिकारी जो है अमीर होते चले जा रहे हैं। तो समझ में आ गया वहां के इंग्लैंड के लोगों को कि भाई कंपनी में जो ऑफिसर्स हैं ये कुछ ना कुछ घोटाला कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं, करप्शन इनके अंदर आ गया है। ठीक है, हिंदुस्तानी लोगों के साथ रहते रहते कुछ कुछ ये भी हिंदुस्तानी बन रहे हैं। तो एक्चुअली में इंग्लैंड के फिर जो उस वक्त की मिनिस्ट्री थी, उसने सोचा कि हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो कंपनी के ऊपर रूल करेगा। ठीक है, कंपनी को कंट्रोल में रखने के लिए जो नियम बनाए गए वही धीरे धीरे जाकर के क्या हुआ? भारत का संविधान बनते चले गए। ठीक है, तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू, ब्रीफ व्यू दिया। अब डिटेल में समझेंगे, क्या आपको समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, कैसे कैसे बनाया गया, कैसे कैसे प्रोसीजर हुआ। तो एक्चुअली में अंग्रेजों के अंडर में जो कॉन्स्टिट्यूशन, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। देखिए हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा जो आप कह सकते हो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके दो पार्ट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका अंडर ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के अंडर में बना, और दूसरा अंडर इंडियंस। इंडियंस का इसमें क्या योगदान था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह पढ़ेंगे वो भी। अब जो ब्रिटिश के अंडर में ही बना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट आता है बिफोर 1857, 1857 की जो क्रांति थी उससे पहले का एक तो आ जाएगा, और उसके बाद एक आता है 1857 की क्रांति के एक तो बाद में आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 1857। ठीक है, हमें पता है 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले भी क्या क्या संविधान के में हिस्से चेंज आए, और 1857 के बाद क्या क्या चेंज आए। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि बिफोर 1857 क्या क्या चेंजेस आए, और इसी को हम लोगों ने क्या कहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। ये पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारे इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद आपको फ्री ऑफ नोट्स वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बिना देर किए शुरू कर देते हैं अब हम ये चैप्टर। ठीक है, जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी, देखिए अगर आपको लिंक नहीं भी मिलता तो ये आपको लिंक दिया हुआ है हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए, आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब लेक्चर्स आपको देखने हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहला एक्ट जो बनाया गया उसका नाम था 1773।
ठीक है। 1773 का एक्ट बनाया गया सबसे पहले, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं इसको, ठीक है। इस कंपनी से, इस अधिनियम से क्या हुआ, इस अधिनियम से ये बात हुई कि भाई जो कंपनी जो भी काम करेगी, इसके लिए कहा गया कि सबसे पहले तो अंग्रेजों का राज था, वो 3 जगहों पे था, बंगाल, बंबई और मद्रास। ये 3 जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी दरअसल में काबिज हो चुकी थी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले तो उन्होंने लगा तीनों लोग अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो उन्होंने पहले तीनों जगहों को कंसेंट्रेट करने के लिए ये लॉ बनाया। इस लॉ के अंदर हुआ क्या, बेसिकली इसे आप पॉइंट, बंबई और मद्रास की परिषदों के राज्यपालों को विशेष अधिकार विदेश नीति मामले में बंगाल के नियंत्रण में लाया गया। अब वे बंगाल की स्वीकृति के बिना भारतीय राज्यों के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ सकते थे। मतलब बंबई और मद्रास के जो राज्यपाल थे, जो गवर्नर्स थे, वो ऑटोमेटिक बंगाल के अंडर में आ गए, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर जनरल बनने लग गए। अभी तक जो जिन्हें गवर्नर कहा जाता था, तीनों स्टेट के अपने अपने गवर्नर थे, लेकिन अब वो दोनों गवर्नर बंगाल के अंडर में आ गए और बंगाल का गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल कहा गया उसे, ठीक है। और इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग नाम याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग जो है वो पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। इसके अंदर एक और काम किया गया, दरअसल में कंपनी के लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया। कंपनी जो है वो कैसे काम करेगी, इसके लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया। निदेशक मंडल के 5 साल के लिए मेंबर जो सिलेक्ट होते थे उस कमेटी के अंदर, वो केवल 5 साल के लिए हुआ करते थे, ठीक है। तो भाई सिर्फ 5 साल के लिए, अब आप इस बात को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करो, हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, एक बार जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो केवल 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, ठीक है। तब आप कुछ कुछ रिलेट कर पाओगे कि आज हमारा संविधान कैसे काम करता है और कैसे अंग्रेज जब बना रहे थे तो कैसे यह प्रभाव डाल रही थी चीजें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बात आ जाती है कि कंपनी के जो निदेशक थे, कंपनी के जो भी डायरेक्टर थे, जो कि सारा मामला देख रहे थे, ब्रिटिश अधिकारियों, इनको कहा गया कि भाई अपना राजस्व, रेवेन्यू और सभी चीजों को सार्वजनिक करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। आप अपनी कोई प्रॉपर्टी छुपा के नहीं रख सकते, आपको प्रॉपर्टी बतानी ही पड़ेगी, ठीक है। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई, कलकत्ता में एक बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। ये अभी दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। और पहले जो जज थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। तो इस बात को याद रखिएगा, 2-4 बातें से मैंने आपको बता दिया कि भाई ये वॉरेन हेस्टिंग, ये जो नाम है ये याद रखिएगा, एलिजा इम्पे, ये 2 नाम याद रखिएगा। पहले जो जज थे कलकत्ता में बनाए गए थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, और पहले जो गवर्नर जनरल बने बंगाल के उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये दोनों बातें जो है अपने को याद रखनी है। उसके बाद आती है बात, नया एक्ट आता है उसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। नया एक्ट जो आया उसका क्या नाम था, पिट्स इंडिया एक्ट। ये 1784 में आया था। ये इसलिए बनाया गया ताकि जो राजनीतिक मामले, अब कंपनी जो है धीरे धीरे यहाँ मजबूत हो रही थी, इंडिया में कंपनी मजबूत हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो राजनीतिक काम भी करने लग गई, ठीक है। पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करने लग गई, ठीक है। अपना बिजनेस तो कर ही रही है, कॉमर्शियल काम तो कर ही रही है, साथ साथ पॉलिटिकल काम भी करने लग गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 2 कमिटीज बनाई। एक तो बनाया नियंत्रण बोर्ड बनाया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था कि क्या पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, इस पर नजर रखता था। और साथ में एक निदेशक मंडल बनाया गया, और ये निदेशक मंडल क्या देखता था कि क्या वाणिज्यिक काम कर रहे हैं, क्या कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखा जाता था, ठीक है। तो अब कंपनी के ऊपर 2 साइड पे नजर रखी जा रही थी। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो इस बात को कंट्रोल कर रहा था कि आप क्या पॉलिटिकल काम करने वाले हो इस कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो डिसाइड कर रहा था आप क्या कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले हो, ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल था, सबसे पहले इन तीनों को इकट्ठा करके गवर्नर जनरल बनाया गया कि वो रूल्स बनाएगा। फिर गवर्नर जनरल्स की पावर धीरे धीरे कम की जाने लग गई, ठीक है। गवर्नर जनरल की क्या हुआ, पावर कम कर दी गई, और उसकी कैबिनेट के अंदर जो है 3 सदस्य कर दिए गए। अब केवल 3 बंदे थे, पहले 4 लोग हुआ करते, अब 3 लोग कर दिए गए उसकी कमेटी में, ठीक है। उसके बाद जो आया, उसके बाद जो एक्ट आया वो एक्ट था अपना 1793 का एक्ट, ठीक है। देखो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कंपनी के ऊपर पहले गवर्नर बनाया, कोर्ट बना दिया ताकि केस चल सके उनके ऊपर, ठीक। अब 1793 का चार्टर एक्ट आ गया है। इस चार्टर एक्ट में अंदर हुआ क्या, इसके अंदर हुआ क्या कि भारत के ऊपर इसने कंपनी के अधिकार को 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया। अब देखो अंग्रेजों के यहाँ क्या है, बहुत सारी कंपनियां थी, तो अंग्रेजों की ऐसा नहीं है कि कंपनियां केवल हिंदुस्तानी उनका गुलाम था, दुनिया में बहुत सारे देश उनके गुलाम थे। और ये लोग करते क्या थे, अपनी एक कंपनी को एक देश का टेंडर दे देते कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया तुम जाओ, तुम इंडिया में बिजनेस करो, तुम ही इंडिया में बिजनेस करोगे, दूसरी इंग्लैंड की कंपनी नहीं जाएगी इंडिया में बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे आप अंग्रेजों को पता लग गया कि कंपनी क्या कर रही है, गड़बड़ कर रही है यहाँ पर, तो उन लोगों ने यहाँ पर एक्ट बनाने शुरू किए। और अब उन्होंने क्या किया, कंपनी को 1793 में बोल दिया
कि आपको हम अगले 20 साल के लिए और राइट दे रहे हैं बस, ठीक है। उसको खत्म भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए 20 साल के लिए आपके पास फ्री हैंड है, ठीक है। कंपनी के लाभांश को 10% बढ़ाने की अनुमति दी गई। कंपनी को कहा गया ठीक है आप प्रॉफिट जो है अपना 10% और बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि भाई कंपनियों के कर्मचारी और नियंत्रण बोर्ड, अभी जो हमने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, इनको सैलरी भी कंपनी ही देगी, मतलब रख रहे हैं उसको इंग्लैंड के राजा वगैरह, लेकिन उनको सैलरी कौन देगा, कंपनी देगी, ऐसा कहा गया। और सभी खर्चों के बाद ब्रिटिश सरकार को भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था। मतलब जो कंपनी थी यहाँ पर उनके सब लोगों को सैलरी वैलरी देने के बाद, अपने लोगों को सैलरी देने के बाद, टैक्स वैक्स पे करने के बाद 5 लाख रुपए अलग से अंग्रेजों को देगी, ठीक है, ये उनको कहा गया। और कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको कहा गया कि आप बिना अनुमति के क्या भारत को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। समझ में आ गई बात ये आपको पूरी की पूरी। तो देखिए 1793, अब देखिए 1793 ऐसा कि आप देख सकते हैं 1793 का ये एक्ट था। कंपनी को कहा गया 20 साल आप बढ़ जाइए, तो 1793 के अंदर अगर आप 20 साल और जोड़ देंगे तो सीधा पहुंच जाता है 1813 के ऊपर। और आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि अगला जो चार्टर अधिनियम आया वो आया अपना 1813 के लिए। 1813 में आया हमारा अगला चार्टर एक्ट, ठीक है। इसमें क्या किया गया, कंपनी के शासन को 20 साल और बढ़ा दिया गया। कंपनी को कहा गया ठीक है आप एक काम कीजिए 20 साल के लिए और राज कर लीजिए। और लेकिन अभी फिलहाल उनका जो मोनोपोली थी कि इंडिया पे सिर्फ आप ही राज करेंगे या आप ही बिजनेस करेंगे, ये चीज खत्म कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले कंपनी को कहा गया कि आप चाय पे, अफीम पे और चाइना के साथ बिजनेस करने पर, इनके ऊपर तो आपकी मोनोपोली रहेगी, एकाधिकार रहेगा, लेकिन बाकी सारे एकाधिकार खत्म कर दिए गए, ठीक है। यानी इस कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में चाय का जो बिजनेस होगा, चाइना के साथ जो बिजनेस होगा, अफीम की जो खेती होगी, इसके ऊपर तो केवल कंपनी, ये काम केवल कंपनी ही कर सकती है, कोई और कंपनी नहीं करेगी ये काम। लेकिन बाकी सारे राज अधिकार उनसे छीन लिए गए। उसके अलावा कंपनी को कहा गया कि भाई ठीक है आप अपना लाभांश 10.5% तय कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर किया गया वो था मिशनरीज को खुली छूट दे दी गई भारत में आने के लिए। इंग्लैंड की जो मिशनरीज थी उनको कहा गया आप भारत में जाइए और भारत में जाकर क्या कर कन्वर्जन करवाइए, जो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाने का प्रोपेगेंडा चलाइए, ईसाई बनाइए लोगों को। अंग्रेजों का बेसिक अटैक यही होता था, वो कहीं पर जाते थे, पहले वहां के लोगों को बताया जाता था कि भाई यू आर वेरी क्या कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड, तो आप बहुत पिछड़े हुए समाज से आते हो, ठीक है, हम लोग प्रिविलेज हैं, हम लोग, आपके पास कोई कल्चर नहीं है, एथनिसिटी नहीं है, तरीका नहीं है, सभ्यता नहीं है, हम सभ्य लोग हैं, हम आपको बताएंगे कैसे जीवन जिया जाता है। तो अंग्रेज कहीं भी जाते थे पहले राज करते थे, फिर वहां के लोगों को एहसास ना हो कि हमने आपको गुलाम बना लिया है, तो पहले बताते कि हम आपको सुधारने आए हैं, पढ़ाने लिखाने आए हैं। उसके बाद क्या करते थे, बोलते थे कि नहीं अपना रिलीजन छोड़ दो, क्रिश्चियन बन जाओ, फिर अल्टीमेटली ये लोग क्रिश्चियन बना दिया करते थे किसी को भी। तो 1813 में क्या किया गया, मिशनरीज को कह दिया गया आप इंडिया में जाइए और लोगों को क्रिश्चियन बनाइए, ठीक है। और एक बिशप भी नियुक्त कर दिया गया, वही जो फादर वगैरह होते हैं इनके। और उसके बाद इन्होंने कहा कि इस अधिनियम ने भारतीय साहित्य में पुनरुद्धार और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान का प्रावधान किया। इन्होंने कहा इंडिया में जो है बेसिकली ये लोग ना इंडियंस को प्राच्यवादी कहते थे, ये लोग बोलते बड़ा संस्कृति कल्चर और ये पौराणिक कथाओं में लगे रहते हैं, इन्हें कुछ साइंटिफिक चीजों से जोड़ना पड़ेगा। तो साइंटिफिक चीजों से जोड़ने के लिए बजट अलॉट किया गया कि हाँ भाई ये बजट रहेगा, इससे काम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने यह भी कहा कि भाई अब से इंडियन एजुकेशन के अंदर एक रोल इंपॉर्टेंट प्ले करना पड़ेगा, और इसी से कहा गया कंपनी को 1 लाख रुपए अलग से बजट रखना पड़ेगा ताकि इंडियन एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जा सके, ठीक है। अब देखो बातें सुनने में कितनी अच्छी अच्छी लग रही है, अंग्रेज आए तो इंडियन एजुकेशन के ऊपर बजट बना रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं था, प्रोपेगेंडा था सब कुछ। एजुकेशन के बेसिकली अंग्रेज ये चाहते थे कि सिर्फ कंपनी के लोग ही क्या हो जाएं, यहां पर नौकरी ना करें। अब उन्हें इंडियन नौकर चाहिए थे एक्चुअली में, तो इंडियन नौकर जो इंग्लैंड के हिसाब से काम कर सके। तो एक इंग्लैंड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो उतारना था एक्चुअली में इंडिया के अंदर। तो कहा गया भाई 1 लाख रुपए का बजट रहेगा जो कि इंडियन एजुकेशन के ऊपर खर्चा हुआ करेगा। तो देखिए 1813 का एक्ट हमने पढ़ा, कंपनी को 20 साल के लिए शासन बढ़ा दिया गया। अब 20 साल आप आगे बढ़ जाइए, आता है 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। 1833 का चार्टर्ड अधिनियम जो आया, इसमें जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मतलब इनकी बड़ी इज्जत है, मतलब कह सकते हैं बड़े खतरनाक डिसीजन लिए थे इन्होंने अपने ज़माने में। ऐसे सती प्रथा, विधवा प्रथा, ये सब बंद करवा दी गई थी पूरी की पूरी, इनके जरिए बंद करवाई गई थी, ठीक है।
1833 में इन्होंने कहा ठीक है भाई साहब हम एक काम करते हैं, कंपनी के रूल को 20 साल और बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अब जो वो चाय वाय वाला बिजनेस के ऊपर आपकी मोनोपोली थी वो भी खत्म कर दी गई पूरी की पूरी। ठीक है, तो एक तरीके से इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने 1793 में धीरे धीरे कोशिश करनी शुरू करी और रूल बनाते बनाते आज के टाइम ऐसा आया कि पूरी कंपनी की मोनोपोली गायब हो गई यहाँ से। ठीक है, और आप कह सकते हो कि फिर यहाँ पर शुरू किया गया सिविल सर्विसेज के एग्जाम। जो लोग आज यूपीएससी के एग्जाम वगैरह देते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि 1833 के अंदर ही पहली बार खुली कोशिश जो थी वो शुरू की गई थी कि भाई एक एग्जाम करवाया जाएगा सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम करवाया जाएगा, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने कहा नहीं, एग्जाम तो इंडियन लोग भी पास करके कहीं अगर वो आ गए सिस्टम के अंदर तो, क्योंकि पहले इंडियन एजुकेशन दिया गया, अब कहा गया कि इंडियंस एग्जाम भी दे सकते हैं, तो अगर एग्जाम दे देंगे तो वो लोग आ जाएंगे जॉब्स वगैरह में, तो ये वहां के अंग्रेज अधिकारी नहीं चाहते थे, इसलिए 1833 में तो इसे कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, 1833 में तो इसे कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इनका विरोध कर दिया था। ठीक है, इसके बाद 1844 के अंदर एलन बरो आए थे। एलन बरो गवर्नर नहीं थे उस टाइम, उन्होंने दास्ता का अंत किया था। याद रखना ये नाम अलग से, नोट्स में नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ अलग से। एलन बरो ने क्या किया, दास्ता का अंत किया था, ध्यान रखना इस बात का। अब 1833 से क्या हुआ, 1855 में आ जाते हैं। 1855 में क्या होगा, 1855 में एक्चुअली में 1853 के अंदर दोबारा से नया चार्टर आता है 20 साल के बाद। इसके अंदर सिविल सर्विसेज की जो भर्ती प्रतियोगिता थी जो पहले पास नहीं हो पाई थी, इस बार उसे पास कर दिया गया और एक मैकाले कमेटी बनी। एक कमेटी बनी, उसका नाम था मैकाले कमेटी ने क्या किया, शुरुआत कर दी और 1854 में इसके संबंध में नियुक्ति की गई थी। मैकाले आया ही था, दरअसल मैकाले जब इंडिया में आया था तो एक विधि अधिकारी बन के आया था। ठीक है, लॉ ऑफिसर जिसे कहते हैं, तो लॉ ऑफिसर बन के आया था। उसी ने कहा था कि लाइक हमको ऐसी कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अंग्रेज की गुलामी करने वाले इंडियंस भी पैदा हो सके, तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन सके जिससे कुछ भारतीय आगे आ सके। ठीक है, तो इस कंपनी ने क्या किया, शासन में विस्तार करके इंग्लैंड के भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया। मतलब अब ये कह दिया कि इंडिया का जो क्षेत्र था वो भारत की राजशाही के अंडर में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मेन प्रॉब्लम ये आने लग गई कि धीरे धीरे 1853 तक क्या हुआ था, 1853 तक समझ लीजिए आपकी खत्म हो गई थी पूरी की पूरी पिक्चर ही। 1853 तक अंग्रेज लोगों के सारे मंसूबे भारतीय लोग समझ गए थे, और भारतीय लोग जब समझ गए सारे मंसूबों को तो क्या हुआ, प्रॉब्लम ये आ गई, धीरे धीरे रिवोल्ट होने लग गया, विद्रोह होने लग गया। और इस 1853 के बाद आता है हमारा 1857 का रिवॉल्यूशन। 1857 का रिवॉल्यूशन है ना, आप लोगों ने पोयम पढ़ी होगी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। तो ये 1857 का रिवॉल्यूशन आता है। इससे पहले के जो भी काम किए गए वो कंपनी के जरिए किए गए। ठीक है, अब 1853 में कंपनी के राइट्स लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन कंपनी अभी खत्म नहीं हुई थी। 1853 में केवल राइट्स खत्म हुए थे, लेकिन जब 1857 की एक बार लड़ाई हो गई तो लड़ाई होने के बाद उसमें अंग्रेज जीत गए थे। आप जानते हैं भारतीय सेनाओं की हार हुई थी। उसके अंदर कई कारण थे, क्योंकि हमारे अंदर के कुछ ऐसे दगाबाज टाइप के लोग थे जिन्होंने क्या किया, धोखा दे दिया था। तो इस धोखे की वजह से भारतीय सेना की हार होती है, और इस हार के बाद पूरे के पूरे भारत के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। और जब अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है तो उससे क्या होता है, अब संविधान जो बदला जाएगा, अभी तक इसको देखो रेगुलेटिंग एक्ट कह रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, क्योंकि चार्टर कंपनियों के ही होते हैं तो इसलिए चार्टर एक्ट कहा गया। लेकिन 1857 के बाद क्या हुआ, अब अंग्रेजों का राज भारत के ऊपर आ गया, अब इसको भारत अधिनियम कहा जाएगा। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में हम जानेंगे कितने भारत अधिनियम आए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैनल के ऊपर। धन्यवाद।